हम कल बात कर रहे थे कि मेजरमेंट कैसे किया जाएगा सरफेस टेंशन का, वो जो एफ अपॉन एल वाली कंडीशन है कि एक लेंथ आपने एक लाइन इसके ऊपर इमेजिन करी, फोर्स निकाली, फोर्स को लाइन से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका सरफेस टेंशन निकल कर आ गया। ये तो नहीं हो सकता। तो फिर कैसे मेजर करेंगे? मेजर करने के लिए आपने एक फ्रेम बना लिया, एक यू शेप का फ्रेम बना लिया, ठीक है। एक फ्रेम बना लिया और इसके ऊपर रख दिया आपने एक तार, तार का ही फ्रेम बना लिया और तार ही इसके ऊपर यहां रख दिया। ये जो फ्रिक्शन लेसली इसके ऊपर मूव कर सकता है, जैसे कल आपको मूव करके दिखाया था। ये तो फ्रेम की दोनों आर्म्स हो गई और ये वायर हो गया इसके ऊपर, ये फ्रिक्शन लेसली यहां मूव कर सकता है इसके ऊपर। फिर आपने क्या काम किया? आपने इसके बीच में एक बबल क्रिएट कर दिया, साबुन का बबल या ग्लिसरीन का बबल, कोई भी एक बबल यहां आपने क्रिएट कर दिया इसके बीच में। जब बबल क्रिएट कर दिया तो सरफेस टेंशन इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इस एरिया को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो उस कोशिश को नाकाम करने के लिए आपने लगातार एक फोर्स लगाकर रखनी पड़ेगी। कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? कम से कम ये आपको सरफेस टेंशन के बराबर तो लगानी ही पड़ेगी यहां पर फोर्स। फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? सरफेस जितनी सरफेस टेंशन की फोर्स है बैकवर्ड, कम से कम उतनी तो फोर्स लगानी पड़ेगी। अब आपने इस फोर्स को मेंटेन करते हुए, इसकी एक नई पोजीशन बना दी। कहां? पहले पोजीशन थी ए बी और इस बार आपने पोजीशन बना दी ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश पोजीशन बना दी। तो आपने एक्चुअली क्या करा? जो सरफेस फिल्म छोटी थी, जो छोटी सरफेस फिल्म थी, उस सरफेस फिल्म को खींच के बड़ा कर दिया आपने। सरफेस फिल्म को क्या कर दिया आपने? खींच के बड़ा कर दिया। फोर्स, सरफेस टेंशन की फोर्स के अगेंस्ट आपने इसे खींच के बड़ा कर दिया। अब आपकी फोर्स यहां तक आ गई है। कितना आपने खिसका दिया? आपने इसे खिसका दिया dx। कितना खिसका दिया? dx आपने खिसका दिया यहां से। फोर्स भी है और ये डिस्प्लेसमेंट भी है, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा आपको? आपका जो वर्क डन है यहां पर, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो cos थीटा cos जीरो हो गया, एफ डी एक्स हो गया। अब फोर्स कितनी लग रही है? ये फोर्स है आपकी किसके? सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या था बताना जरा, अलग से मैं लिख लेता हूं। सरफेस टेंशन एस था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स कितनी होगी? सरफेस टेंशन की फोर्स कितनी होगी? सरफेस टेंशन की फोर्स हो जाएगी आपकी एस इंटू एल। कितनी निकल कर आएगी ये फोर्स? ये सरफेस टेंशन वाली फोर्स हो जाएगी आपको कितनी? एस इंटू एल। अब ये एल क्या चीज है? एल है आपकी लेंथ इस वायर की, ठीक है जी। तो आपकी जो फोर्स अप्लाइड है, ये वाली फोर्स, फोर्स अप्लाइड कम से कम कितनी हो? सरफेस टेंशन वाली फोर्स के तो इक्वल हो, एस इंटू एल। तो अब आपको कितना वर्क करना पड़ेगा यहाँ? वर्क डन इज इक्वल टू, सॉरी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इंटू डिस्टेंस। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड कितनी है? एस एल इंटू डी एक्स। जरा देखना तो सही, मैं लेंथ इंटू डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इस लेंथ को मैंने डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? एरिया। नॉट जस्ट एरिया, इट इज इंक्रीज इन एरिया और चेंज इन एरिया। तो W इज इक्वल टू एस, मैंने इसको बना दिया डेल्टा ए। एस डेल्टा ए क्या है यहां पर? डेल्टा ए है आपका क्या? चेंज इन एरिया ऑफ फिल्म, जो सरफेस फिल्म है इसका चेंज। अब यहां से देख लो जरा ध्यान से, एस इज इक्वल टू क्या होगा? W अपॉन डेल्टा ए जूल पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि वर्क की यूनिट जूल होती है, इसकी यूनिट क्या होती है? डेल्टा। अब हम यहां से सरफेस टेंशन नाप सकते हैं बहुत। सर अगर हम जो वायर पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो बिल्कुल सरफेस टेंशन के इक्वल लगा देंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि उसकी नेट फोर्स जीरो हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन में फोर्स नहीं मिलेगी। लेकिन अगर
दूसरी बात ये भी तो, अगर हम मैंने यहाँ से सरफेस टेंशन से ज्यादा बड़ी फोर्स लगा दी तो क्या होगा? तो फिर नेट फोर्स नॉन जीरो होगी, और नेट फोर्स नॉन जीरो होने का मतलब क्या होगा कि फिर इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन मास के अकॉर्डिंग, है ना? फोर्स अपॉन मास के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन एक्सेलरेशन तो मुझे देना नहीं है, एक्सेलरेशन तो मुझे देना नहीं है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलाने के लिए तो नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए ना, कांस्टेंट वेलोसिटी चलाने के लिए तो नेट फोर्स जीरो ही होनी चाहिए, और नेट फोर्स जीरो तो आ रही है। हाँ, थोड़ी सी आपके मन में जो कंफ्यूजन है, जब हम स्टार्ट करेंगे तब तो स्लाइटली ग्रेटर देन सरफेस टेंशन लेनी ही पड़ेगी, लेकिन वो कितनी ग्रेटर होगी, वो तो नेग्लिजिबली ग्रेटर है। पहले भी आपको देखो कहा कि ये मेरा ये एक वेट मेरे हाथ में रखा हुआ है, ठीक है, ये सर्टेन वेट मेरे हाथ में यहाँ रखा हुआ है, तो मैंने इसे अपने हाथ में रोके रखने के लिए कितना इसके ऊपर फोर्स लगा रखा है, जितना इसका वेट है डाउनवर्ड, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है एटलीस्ट उतना तो मैंने लगाया। अब इसे मैं ऊपर उठाना चाहता हूँ, तो इसे ऊपर उठाने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? अगर मैंने ग्रेविटी से ज्यादा फोर्स लगा दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो नेट फोर्स जीरो नहीं रहेगा और एक्सीलरेशन आएगा, लेकिन विदाउट एक्सीलरेशन अगर मुझे उठाना है इसे, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स जीरो आ जाए? इतना। नेट फोर्स जीरो कब आएगा? जितना इसका वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है ग्रेविटी, उतनी मुझे वर्टिकली अपवर्ड लगाना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? ये तो हमें यहाँ मूव जो कर रहे हैं इस वायर को, हम यहाँ मूव कर रहे हैं विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन मूव करने के लिए उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना फोर्स, फिर से ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात है जी, नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो मोशन कैसे हो जाएगा? नेट फोर्स अगर जीरो हो तो मोशन कैसे हो जाएगा? कोई बात भी है? क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो? ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया हो, किसी भी बॉडी को मोशन देने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन देने के लिए फोर्स चाहिए, मोशन के लिए फोर्स नहीं चाहिए। देखने सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, उल्टी उल्टी बातें लगती हैं, अजी हाँ ऐसे कैसे हो जाएगा? बाइक बंद कर दो, चलते हुए पता लग जाएगा नेट फोर्स जीरो हो तो क्या हो। हाँ, वह फ्रिक्शन है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा रोकने वाला। अगर वो फ्रिक्शन ना हो तो फिर, फ्रिक्शन ना हो, एयर का रेजिस्टेंस ना हो, तो एक बार आप स्टार्ट करके बंद कर दो, फिर तो चलते चले आओ। हाँ, फिर चले जाएगा, फिर तो कहो उससे, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कहो चल भी चल, बाइक कहेगी चलो, अभी मैं क्या मना करूं, चल। कहाँ चल? एयर रेजिस्टेंस भी होता है। तो मोशन के लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब हम इस पे उतना ही फोर्स लगाएं जितना सरफेस टेंशन का फोर्स है। तो अब यहाँ देखो, एस सरफेस टेंशन, एस इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए जूल पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ से हम सरफेस टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आराम के साथ में। कैसे? इफ डेल्टा ए इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर मीटर, अगर डेल्टा ए 1 स्क्वायर मीटर है तो फिर एस कितना हो गया? वर्क डन के इक्वल हो गया। सिंपल सी बात यह है कि इसका एरिया 1 स्क्वायर मीटर, एग्जैक्ट 1 स्क्वायर मीटर बढ़ाने के लिए जितना आपको वर्क करना पड़ेगा, बस उस वर्क के न्यूमेरिकल वैल्यू ही किसके इक्वल है? सरफेस के इक्वल है, सरफेस टेंशन के इक्वल है। ये तरीका हो गया सरफेस टेंशन को नाप मेजर करने का सही तरीका, फिजिबल तरीका। बात यहां तक समझ आई? लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हम काम कर रहे हैं, ये इस काम में दो सरफेसेस हैं, दो सरफेसेस हैं यहाँ। कोई भी बबल होता है तो उस बबल की दो सरफेस है। अगर पानी आपका भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ किसी बर्तन में, तो इसकी केवल एक सरफेस है। लेकिन अगर ये बबल है बना हुआ, तो बबल की दो सरफेस होंगी। बबल अगर है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, बबल का स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं ये, जो चाहे कितनी भी पतली लेयर हो, लिक्विड की लेयर तो होती ही है, कितनी भी पतली लिक्विड क्यों ना हो। ये बाहर एयर है, यहाँ एयर है, और ये क्या चीज है? ये बीच में आपका क्या? बीच में ये लिक्विड है, ये लिक्विड के अंदर भी और बाहर भी एयर है। तो एक तो लेयर ये वाली होगी ना जो एयर और लिक्विड को सेपरेट कर रही है, एक लेयर बाहर वाली होगी जो अंदर वाले लिक्विड और बाहर वाली एयर को सेपरेट कर रही है। तो ऐसे ही यहाँ अगर हम बात करेंगे डेल्टा ए की, तो अगर हमने 1 स्क्वायर मीटर बढ़ा दिया इसे, तो एक्चुअल में 2 स्क्वायर मीटर बढ़ जाएगा वो। एक 1 स्क्वायर मीटर ऊपर, 1 स्क्वायर मीटर नीचे ना। हमें कितना बढ़ाना है कि दोनों सरफेस मिलकर के कितनी बढ़े?
दोनों सरफेस मिलकर के 1 स्क्वायर मीटर की इंक्रीज हो जाए, तो फिर जितना भी वर्क करना पड़ा ये सारा वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, जितना भी वर्क करना पड़ा ये सारा वर्क हो जाएगा किसके इक्वल, सरफेस टेंशन के इक्वल नॉन न्यूमेरिकली। तो यहां से हम मेजर कर सकते हैं सरफेस टेंशन इज इक्वल टू द वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज एरिया ऑफ सरफेस बाय 1 स्क्वायर मीटर। सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन, कौन सा वर्क डन, रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड, टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड बाय 1 स्क्वायर मीटर। ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड को 1 स्क्वायर मीटर इंक्रीज करने के लिए जितना वर्क आपको करना पड़ेगा यही वर्क कहलाता है क्या, इस वर्क की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी सरफेस टेंशन के। हालांकि वर्क तो वर्क रहता है लेकिन इस वर्क की न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इक्वल हो गई है, सरफेस टेंशन के इक्वल हो गई। बात यहां तक समझ आई आप सबको?